आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो उस टाइम की आप सभी को बेस्ट विशेष। आज काफ़ी टाइम बाद मैं अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अप्रॉक्स 3 से 4 दिन हो गए हैं। एक्चुअली क्या था, फेस्टिवल का टाइम चल रहा था और मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था। आई मीन जुकाम बुखार हो रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। सो आई एम सॉरी फॉर दैट माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी से। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोग वर्क वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो एबिलिटी है दैट इज़ नोन एज एनर्जी। बोलते हैं ना एनर्जेटिक रहो, तो कैसे डिफ़ाइन करते हैं हम एनर्जी को अपनी लोकल लैंग्वेज में? अगर काम हम ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ कर रहे हों और बहुत ही कम टाइम में कर रहे हो तो बोल रहे हैं वाह क्या एनर्जी है, क्या एनर्जेटिक आदमी है, बोलते हैं ना हम लोग। तो यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क इट्स नोन एज एनर्जी। आओ एक बार एनसीईआरटी से पढ़ते हैं दैट वो क्या कहते हैं एनर्जी के बारे में। बिकॉज एनसीईआरटी का थोड़ा सा अपना अलग एक एक प्लेस है, अपनी एक अलग जगह है, अपनी एक अलग वैल्यू है एनसीईआरटी की, जो थोड़ा ज़्यादा है। तो आप पढ़ते हैं एनर्जी। लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। बिना एनर्जी के लाइफ इम्पॉसिबल है। सही बात है। हम खाना किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए। अगर खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी तो खाना नहीं खाएंगे। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग। वेरी गुड, सही बात है। एनर्जी की डिमांड इंक्रीज होती रहती है। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर derived from the sun. We can also get energy from the nuclei of atom, the interior of the earth, and the tides. Can you think of other source of energy? वो बोल रहे हैं कि हमें जो हमारी अर्थ पर नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ सन, एंड जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो भी एनर्जी का भाई सोर्स है। अर्थ के इंटीरियर में जो बहुत सारा, अर्थ का इंटीरियर के अंदर बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है नेचुरली जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करती रहती हैं। कहीं ना कहीं वो भी सोर्स है एनर्जी के। अब बोल सकते हैं क्या आप थिंक ऑफ अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी? यस, वी कैन ऑल्सो थिंक सम आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड द मोस्ट बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज़ सन। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। The word energy is very often used in our daily life, but in science we give it a definite and precise meaning. Let us consider the following example. When a fast moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. Similarly, an object when raised a certain height gets the capability to do work. You must have seen that when raised hammer falls on the nail placed on the piece of wood, it drives the nail into the wood. देखो अब इनके सारे एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया दैट एक फास्ट बॉल क्रिकेट में जब हम स्टम्प के ऊपर मारते हैं तो विकेट, ये स्टम्प गिर जाता है और बोलते हैं विकेट हो गया, आउट हो गया प्लेयर। तो इसने ऐसा कुछ ना कुछ करा इस स्टम्प के ऊपर, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये फॉल डाउन हुआ है। तो एक तरीके से इसने इस पर फोर्स अप्लाई करा है। तो जो फोर्स अप्लाई करा है, तो वो जो फोर्स कैपेबिलिटी है, जो फोर्स को इसको होल्ड करने की जो कैपेसिटी है दैट इज़ नोन एज एनर्जी। अब बोल रहे हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। दैट इज़ मीन्स इट पोसेस सम एनर्जी। उसके बाद है जब हम एक हैमर को नेल के ऊपर अच्छे से मतलब मारते हैं तो नेल अंदर की तरफ धंस जाती हैं वुडन में। इट मीन्स यहाँ पे भी हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, नेल्स को एनर्जी दी हमने, हमने काम करा, हैमर को भी एनर्जी दी। वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रेन विनिंग अ टॉय सच एज अ टॉय कार। व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर इट स्टार्ट मूविंग.
When a balloon is filled with air, we press. If we notice a change in its shape. As long as we press it gently, it can come back to its original shape. When the force is withdrawn, however, if we press the balloon hard, it can even explode, producing a blasting sound. In all these examples, the object acquired through different means the capability of doing work. An object having a capability to do work is said to possess energy. The object which does the work lose energy and the object on which the work is done gains energy. यहाँ पर उन्होंने बेटा जी एक बात कही है दैट जब हम बलून को प्रेस करते हैं तो थोड़ी देर बाद, अगर हम ज़्यादा प्रेस ना करें तो थोड़ी देर बाद जैसे ही आप इस फोर्स को हटाओगे बलून अपनी वापस में शेप में चला जाएगा। बट अगर आपने ज़्यादा प्रेस कर दिया तो भैया बलून जाएगा फूट, क्योंकि एरिया है लिमिटेड उसके अंदर, बलून के अंदर वहाँ एयर भरी है, तुम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो तो इस वजह से फूट जाएगा। यहाँ पर उन्होंने दिया है कि यहाँ पर हमारे अंदर एनर्जी थी तभी तो हम इसके ऊपर वर्क कर पाए। अगर हमारे पास एनर्जी ही नहीं होती, एक डेड बॉडी के पास लेके चले जाओ बलून को, तो क्या वो बलून उसके हाथ में बलून रख दो तो क्या बलून को प्रेस कर पाएगा? नहीं। लेकिन अगर आप लिविंग किसी ऐसा इंसान है जो जिंदा है, आप उससे बोलोगे कि भाई इसको प्रेस करो तो वो प्रेस करेगा। अब तुमने बलून के ऊपर उसको लिटा दिया, वो एक अलग बात हो सकती है, वो एक अलग बात है भाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक बात लिखी कि जो ऑब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ जो काम करती है। द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क, जो ऑब्जेक्ट काम करता है एनर्जी लूज़ करता है। ऑब्वियस सी बात है, जो काम करेगा वो एनर्जी लूज़ करेगा। आप भी, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ इट मीन्स दैट मैं कोई काम कर रहा हूँ। यहाँ पे फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स की डेफिनीशन बोलती है कि अगर आप काम कर रहे हो, काम तभी मानेंगे जब डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ को समझते हैं ज़रा बायोलॉजिकल टर्म में, दैट मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, तो एक तरीके से मैं काम कर रहा हूँ जनरल, तो मेरी एनर्जी लूज़ हो रही है। इट मीन्स इसका फिजिक्स में कैसे समझते हैं, देखो जरा, एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यूसली इस पर फोर्स लगाता जाऊँगा, इसको आगे लेते जाऊँगा, तो थोड़े टाइम बाद मैं थक जाऊँगा, यानी कि मेरी एनर्जी लूज़ हो जाएगी। और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि इसकी एनर्जी क्या होगी, जब ये मूव करेगा तो इसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यानी कि जो काम करता है उसकी एनर्जी डिक्रीज़ होती है, जिस पर काम होता है उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है। आई होप बेटा जी आपको बात समझ में आ रही होगी। गला थोड़ा ख़राब है, साउंड को ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है। How does an object with energy do work? An object that possesses energy can exert a force on another object. When this happens, energy is transformed from the former to the latter. The second object may move as it receives energy and therefore do some work. Thus, the first object had a capacity to do work. This implies that any object that possesses energy can do work. Yes, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक इंसान आता है गुस्से में, इसके ऊपर खूब सारा फोर्स अप्लाई करता है, तो फोर्स अप्लाई करा, ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करा तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव करा इस वजह से यहाँ पे वर्क हुआ। इसने एनर्जी सप्लाई करी इसको, और ये जो यहाँ पे उन्होंने दिखाया व्हेन द हैपेंस एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द फॉर्मर टू लैटर, तो ये इसने इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई इसके पास, ठीक है। Does the first object had a capacity to work? अगर इसकी वजह से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके पास कैपेसिटी है, इस आदमी के पास काम करने की, तो काम करने की कैपेसिटी है, यानी कि इसके पास एनर्जी है। ओके, दिस एनर्जी possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. The unit of energy is therefore the same as that of work is joule. 1 joule is the energy required to do 1 joule of work. Sometimes larger unit of energy called kilojoule is used. 1 kilojoule is equals to 1000 joule. यहाँ पर उन्होंने 1 जूल की डेफिनेशन दी हुई है, तो देखो जरा, एनर्जी एग्जाम में पूछा जाता है 1 जूल का डेफिनेशन, 1 जूल एनर्जी का डेफिनेशन लिखो, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क
एक जूल काम करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम 1 जूल एनर्जी बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कितनी फॉर्म्स होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स और 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। द फर्स्ट वन इज़ जो आपके सिलेबस में है, यहाँ पर एनर्जी की इन्होंने 2 टाइप दिए हैं, पहला पोटेंशियल एनर्जी एंड दूसरा काइनेटिक एनर्जी। द वेरियस फॉर्म्स इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी। 2 तरीके की एनर्जी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है अंडर द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी इन्होंने मेंशन करी हुई है। पहला काइनेटिक एनर्जी, द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी and the second one is potential energy. So here we have 2 types of energy, kinetic energy and potential energy. देखो अब आपको एक्सप्लेन करते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सो यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी। पहले मैं आपको बताता हूँ दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी प्रोसेस ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है, ये खूब तेज़ी के साथ मूव कर रहा है, तो इस मूवमेंट की वजह से इसके पास जो एनर्जी है दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एंड द पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? पोटेंशियल एनर्जी देख लो ज़रा। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसकी वजह से जो उसके पास एनर्जी है दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। स्पेशल पोजीशन, ठीक है। अब आओ जरा बात करते हैं एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। आओ देखो जरा, एक एक्टिविटी दी है, टेक अ हैवी बॉल, ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ सैंड, अ वेट बेड ऑफ सैंड वुड बी बेटर। Drop the ball on the sand bed from height of 25 centimeter. The ball creates a depression. Repeat this activity from the height 50 centimeter, 1 meter and 1.5 meter. Ensure that all the depression are distinctly visible. Mark the depression of the indicates the height from which the ball was dropped. Compare the depth. Which one of them is deepest? Which one is shallowest? Why? What has caused the ball to make a deeper dent? Discuss and analyze. अगला ही देखो, यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एक्टिविटी बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाई है। दैट आप एक वेट सैंड बेड बनाते हो, मिट्टी का एक बढ़िया सा सैंड बेड बनाते हो। तो 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, वेट यहाँ पे सेम रखना। 1 kg का ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसे हम पहले फेंकते हैं 25 सेंटीमीटर से। तो जब ज़मीन में गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक डिप्रेशन, एक गड्ढा जैसा बना देगा। अब जितनी ऊपर से तुम फेंकोगे उस ऑब्जेक्ट को, जो गड्ढे की जो डेप्थ होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब है जब भाई ऐसा क्यों होगा, तो अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे। ड्यू टू इट्स हाई पोटेंशियल एनर्जी, जितना हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, तो पोजीशन की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो यहाँ पे हाइट बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब आगे चल करके एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़ोगे दैट पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे या फिर ये भी एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़ोगे दैट की एनर्जी जो है सिस्टम की, इन कंजर्वेटिव सिस्टम में एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो डेप्थ है डिप्रेशन की जो सैंड बेड पे बनेगा उसकी बढ़ जाएगी, उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट। सो जब हाइट में इंक्रीजमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगला देखो, यहाँ पे भी उन्होंने एक एग्जांपल दिया है दैट सेट अप द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर 10.5, प्लेस अ वुडन ब्लॉक ऑफ नोन मास इन फ्रंट ऑफ द ट्रॉली एट द कन्वीनियंट फिक्स डिस्टेंस, प्लेस अ नोन मास ऑन अ पैन सो दैट ट्रॉली स्टार्ट मूविंग,
द ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड एंड हिट्स द वुडन ब्लॉक and affix a stop on the table in such a manner that the trolley stops after hitting the block. The block gets displaced. Note down the displacement of the block. This means work is done on the block by the trolley as the block has gained energy. From where does the energy come? Repeat the activity by increasing the mass on a pan. Which case is the displacement more? In which case is work done more? In this activity, moving trolley does work hand is possess energy. देखो यहाँ पे क्या है, एक टेबल लिया उन्होंने और यहाँ पे एक रस्सी ली, उस रस्सी को ट्रॉली से बांध दिया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आगे इन्होंने ब्लॉक लगा दिया ताकि आगे ना बढ़ पाए, और यहाँ पे इन्होंने पैन लटका दिया है, उसमें इन्होंने काफ़ी सारा वेट लग दिया, मास रख दिया है, और इस ट्रॉली से इन बॉक्स को भी कनेक्ट कर दिया है इन लोगों ने। तो देखो क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे mg का जो फोर्स है नीचे की तरफ बढ़ेगा। ग्रेविटेशनल जो mg है, ये जो नीचे की तरफ जो फोर्स है वो नीचे की तरफ ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि मास बढ़ता जाएगा तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो बढ़ता जाएगा। अब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ये जो ट्रॉली है ये मूव करेगी इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो इस ऑब्जेक्ट को हीट करेगी तो ये डिस्प्लेस होकर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से बी, यानी कि वर्क हुआ तो यानी कि एनर्जी यहाँ पर आई। अब एनर्जी यहाँ पे कहाँ से आई उन्होंने पूछा है, तो एनर्जी यहाँ पे कहाँ से ओरिजिनेट हुई, इस फोर्स की वजह से। एनर्जी ओरिजिनेट फ्रॉम द फोर्स, इस फोर्स की वजह से इस ट्रक के पास एनर्जी आई और इस ट्रक ने इन सभी को हीट करा और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो उन्होंने बोला अगर इसका ये वाला मास अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, मास ज़्यादा बढ़ाओगे तो नीचे की तरफ जो mg का फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा ये मूव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो इसको पढ़ते हैं। A moving object can do work, an object moving faster can do more work than identical object moving relatively slow. A moving bullet, blowing hand, rotating wheel, speeding a stone can do work. How does a bullet pierce the target? How does the wind moves the blades of windmill? Object in motion possesses energy. We shall this energy kinetic energy. मैंने पहले ही बताया था, द एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अ फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार, रोलिंग स्टोन, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, flowing water, blowing wind, running athletics, etc. possesses kinetic energy. In short, kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. The kinetic energy of an object increases with the speed. How much energy possessed by the moving object by virtue of motion? By definition, we say that kinetic energy of a body moving at a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. एक्वायर दैट वेलोसिटी। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ये बेटा जी ये बात कह रहे हैं दैट कि यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे एक मूविंग बुलेट है, बुलेट होती ना गन से बुलेट निकलती, किसी को हीट करती तो उसको फाड़ते हुए बाहर निकल जाती है। तो कैसे फाड़ के बाहर निकलेगी, क्योंकि उसके पास इसकी एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से है, इसके मोशन की वजह से। तो बुलेट फायर की जो बुलेट होती है जितनी तेज स्पीड के साथ वो गन से निकलेगी उतना ही ज़्यादा फायर करेगी। इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से लिखते हो, कांच का ग्लास लेना, कभी उसके ऊपर पत्थर मार के देखना कांच के ग्लास के ऊपर, भैया मेरे कहने से मत मारना, जो ख़राब कांच का ग्लास पड़ा हो घर पे, जो ख़राब खिड़की वगैरह हो कांच के, उस पे ऊपर मार के देखना तो पूरा क्रैक हो जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी। लेकिन एक बार गन से मारना, गन शॉट करोगे तो वहाँ पे एक होल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया में हम इस चीज़ों को पढ़ते हैं दैट वो मोशन में रहना चाहता है, इस स्टैटिक पोजीशन में रहना। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ये इसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो हाई एनर्जी की वजह से कांच का ये पार्ट उसके साथ मूव करता है। जब हम पत्थर फेंकते हैं तो उसके पास एनर्जी कम होती है, उसकी वजह से ये जो कांच के जो पार्टिकल है जहाँ पे हीट करता है ऑब्जेक्ट मूव, ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं, इस वजह से दरार पड़ जाती है। हालांकि इसका लॉ ऑफ इनर्शिया से भी रिलेशन है, वो कभी हम और एक्सप्लेन करेंगे किसी और वीडियो में।
अभी तो इतना ही, आगे देखेंगे। आगे है लेट अस एक्सप्रेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन। सही बात है, इक्वेशन तो होनी चाहिए। देखो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, ठीक है। लेट इट नाउ डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस s व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स f एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्वेशन 10.1। ओके, the work done W is Fs. The work done on the object will cause a change to velocity. That's velocity from u to v. Let it acceleration produced. We studied three equation of motion. The relation connectivity initial velocity with the final velocity of an object moving with a uniform acceleration and displacement s. क्या बोल रहा है वो देखो। उसने कहा m मास का एक ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा है आराम से। हमने कहा ठीक है, मूव करने दो। लेकिन क्या होता है, इस पर कांस्टेंट फोर्स f आता है, एक शैतान बच्चा इस पर f फोर्स लगा देता है। तो फोर्स ज़्यादा लगाए तो इसकी वेलोसिटी u से हो गई v, इंक्रीज़ हो गई। वेलोसिटी u से v ही, यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का पढ़ के आए हो क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो हो जाता है एस डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की वजह से। तो न्यू मोशन की थर्ड इक्वेशन में हम पढ़ के आए हैं दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तुम कहोगे सर हमने ये नहीं पढ़ा, सर हमने ये पढ़ा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। भाई बात एक ही, बस इस इक्वेशन को एक जरा चेंज करा गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। मोशन की थर्ड इक्वेशन है। भाई देखो ये यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन के राइट साइड से हम इसको लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम शिफ्टिंग करते हैं एक्सप्रेशंस की, तो जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये इसकी जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। मैथमेटिक्स का रूल है ये कि इस इक्वेशन के लेफ़्ट साइड से अगर राइट साइड आप ले जा रहे हो तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर एडिशन में है तो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, सब्ट्रैक्शन में है तो एडिशन में आ जाएगा, डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में आ जाएगा। यहाँ पे प्लस में है, पॉजिटिव साइन के साथ है, लिखा नहीं है प्लस, वो अंडरस्टूड होता है। तो प्लस यू स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू s। फिर आगे देखो, हम लोग बेटा जी ये चीज़ पढ़ के आए हैं, दैट क्या पढ़ के आए हैं हम लोग, ये सब पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि w बराबर हमारा होता है fs। पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। थोड़ा गला जो है ख़राब है, इस वजह से हो सकता है कुछ इशू हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ पढ़ के आए थे दैट w बराबर fs। तो यहाँ पर हम वर्क डन कितना हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी तो हुआ था, यहाँ से यहाँ गया है, वेलोसिटी चेंज भी हुई, तो w काम भी हुआ है। काम देखते हैं कितना हुआ है। f को एज इट इज़ रखेंगे, s की जगह जो हमने ये वैल्यू निकाली है उसको ज़रा हम पुट करेंगे। देखो पुट करेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू f। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, f बराबर होता है ma, पता होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हम अज्यूम करते हैं दैट जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो है ज़ीरो से मोशन उन्होंने स्टार्ट करा। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लेंगे, u बराबर ज़ीरो हो जाएगा, तो ma वी स्क्वायर अपॉन 2a से कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है w बराबर हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे u ज़ीरो लिया है क्योंकि हमारा जो मोशन है मतलब स्टेशनरी पोजीशन, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ, दैट्स वाई इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। सो हाफ mv स्क्वायर, यहाँ से आए a से कैंसिल हो जाता है, फिर हाफ mv स्क्वायर अपॉन में 2 था तो हाफ mv स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 10 यहाँ पे उन्होंने कहा है इट इज़ क्लियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ u बराबर 0 वर्क डन विल बी हाफ mv स्क्वायर। दस द काइनेटिक एनर्जी पासेस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो यहाँ पे क्या, वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिया गया है। यहाँ पे ये वर्क डन आया है, तो वर्क डन यहाँ पे इतना आया है, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर।
ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल आया। हम ये चीज़ पढ़ के भी आए हैं, दैट चेंज इन वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो वाइस वर्सा भी है, कोई इशू नहीं है। तो हाफ mv² आया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, के बराबर हाफ mv²। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन को मैं आपको लोगों को करवाता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। भाई तुम लोग भी अपना ख्याल रखो, नवंबर का महीना आ चुका है, ठंड आ चुकी है, और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, हाफ mv²। देखते हैं आगे क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतनी, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। सो सिंपल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ mv²। तो देखो मास दे रखा है 15 kg, वेलोसिटी कितने के साथ, 4 के साथ मूव कर रहा है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 15, 4 का स्क्वायर 16, तो 2 8 जा 16, 15 8 जा कितना होता है बताओ, होता है 120 मीटर पर सेकेंड, 120 जूल आ जाएगा। सॉरी, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, 120 जूल आ जाएगा। ये देखो आ गया। अगला क्या है, व्हाट इज़ द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज इज वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 1500 kg। देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दी है 30 किलोमीटर पर आवर, एंड फाइनल वेलोसिटी दी है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, मास दिया है यहाँ पे 1500 kg। तो निकालना है वर्क डन, यानी कि वर्क डन निकालना है, W निकालना है हमें, कितना लगेगा यहाँ पे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 30 किलोमीटर पर आवर दिया ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 6 3 5 25/3 आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे हो जाएगा 60/5/18 से करेंगे तो 30 20 एंड 3 6 18, फिर 6 5 30 एंड 25, ये आ जाएगा। इनिशियल इतना मीटर पर सेकंड, फाइनल इतना 25। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, K1। तो हाफ m कितना है यहाँ पर 1500 v², 25 का स्क्वायर 625 होता है, 3 का 9 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ये इतना एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको लिखा रहने दो एज इट इज़। एंड K2 हमारा आ जाएगा 50/3 आना चाहिए ना, रुको करके देखते हैं। 16 इंटू 5/18, तो 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। सो 50/3 आना चाहिए। इसका एक सेकेंड भाई, 50/3, हाँ 50/3 आएगा यहाँ पे, 50/3। तो हाफ mv, m की जगह 1500, mv², v की जगह 15 का स्क्वायर होता है 2500/9। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वर्क डन पढ़ के आए हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो K1 K2 माइनस K1। तो देखो जरा कैसे होगा, थोड़ा सा इक्वेशन हो सकता है कैलकुलेशन में इशू आ रहा हो। तो K2 बराबर क्या होता है, हाफ m 15 v² 2500/9 माइनस हाफ 1500 625/9। देखो बेटा जी, ये इक्वेशन बन के आई है। अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो हाफ mv, यहाँ पे देखो कॉमन लेना आना चाहिए, लेकिन जो दोनों तरफ कॉमन होता है ना, उसको हम लोग अलग निकाल लेते हैं। तो हाफ इंटू 1500 कॉमन निकाल लिया, अंदर ब्रैकेट लिया, तो बचेगा 2500/9 माइनस 625/9।
हम चाहे तो इसे भी कॉमन निकाल सकते थे बट कोई नहीं। 1/2 इंटू 1500, 9 हमारा एलसीएम रहेगा। 2500 से आप 625 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2175 बचेगा हमारे पास, 2175। जब हम लोग इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है, जरा हम उसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। देखो 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, इतना हो गया ऊपर। तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 एंड 15 5 ज़ा होता है हमारा 75, कैरी गया 7, 15 2 ज़ा 30, 30 और 7 37, कैरी गया 3, 15 7 ज़ा 105, 105 एंड 3 108। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 1 ज़ा 6, 4 48 हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर हो जाएगा 6 5 6 6 ज़ा 36, 6 8 ज़ा 48, देन 6 1 ज़ा 6, देन यहाँ पे 15 आ जाएगा। देन हमारा यहाँ पे 15 आ जाएगा। देन हमारा 6 2 ज़ा 12, और उसके बाद 30 आ जाएगा। 6 5 ज़ा 30, 0। तो 181250 जूल हमारा आंसर आ रहा है। सो आई होप आप लोगों को बात जो है वो समझ में आई होगी। अगर बेटा जी आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, यहीं तक हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, यहीं तक लर्न करेंगे, और बाकी की जो अगली स्टडीज़ है पोटेंशियल एनर्जी वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप थर्ड वाला घर से करके लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप क्लास 9th में हैं या आप क्लास 10th में हैं और मुझसे पर्सनलाइज्ड स्टडी करना चाहते हैं तो आप 79856, मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहा हूँ 79856711041 पर पर्सनलाइज्ड स्टडी बात करके पर्सनलाइज्ड स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं लाइक दैट यूट्यूब पर नहीं पढ़ना चाहते, तो अगर आप पर्सनली साइंस का ट्यूशन लेना चाहते हो या साइंस की क्लास लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपनी बाकी की कोर्स की डिटेल ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।